बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एनडीए का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैलकुलस उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका गेटवे रिलेशन एंड फंक्शंस है। उस टॉपिक से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सभी लोग उसमें रिलेशंस और फंक्शंस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिलेशंस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हैं, कैसे डोमेन निकालेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे, वगैरह वगैरह। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अगर आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों रिलेशन फंक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी रिलेशंस होते हैं वो हमेशा दो लोगों के बीच में डिफाइन किए जाते हैं। जैसे मां और पिता, माता जी और पिताजी, आपने देखा कि दो लोगों के बीच में रिलेशन हो रहा है। बहन और भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू थिंग्स। तो बच्चों सबसे पहले रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑर्डर्ड पेयर। बच्चों ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन ऑर्डर में लिख दिए जाएं तो हम लोग कहेंगे कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं तुमसे कह दूं, मैं यहां पे लिख दूं लॉर्ड राम और माता सीता। तो बेटा आपने क्या देखा कि यहां पर हम लोगों ने भगवान श्री राम और उनकी वाइफ मां सीता का नाम लिखा हुआ है। तो इनके बीच में कनेक्शन कैसा है? तो आपने कहा कि इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो हस्बैंड और वाइफ का है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं एनडीए और मैथ्स, तो आपको समझ में आ गया कि भाई एनडीए को क्वालिफाई करने के लिए मैथ को क्वालिफाई करना जरूरी। तो एनडीए और मैथ के बीच में एक सीधा कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा 2,3 लिखा होता था, तो आप कहते थे कि एक्स एक्सिस के ऊपर चली गई डिस्टेंस 2 है और वाई एक्सिस पर उस पॉइंट की डिस्टेंस चली गई डिस्टेंस 3 है। तो 2,3 हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट बना देते थे, आपको याद है ना। तो ठीक वैसे ही यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो आपने ये जान लिया। और एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है। क्यों भाई नहीं होता है? जैसे मैं तुमसे कह दूं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो इसका मतलब बी इज वाइफ ऑफ ए। क्या सही है? मैंने मान लो ए कॉमा बी लिखा है ऐसे, बी इज द वाइफ ऑफ ए मतलब बी कॉमा ए। क्या ये सही है? नहीं है। तो ए कॉमा बी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ए कॉमा बी जो है वो किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी के बराबर है, तो इसका मतलब ए बराबर सी होगा और बी बराबर आपका डी होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा देखो बेटा, एक बात समझ लो कि अगर मैं तुमसे लिख दूं एक सेट में ए कॉमा बी लिख दूं और एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिख दूं, तो ये दोनों चीजें एकदम अलग अलग हैं। ये एक सेट नोटेशन है, जबकि ये क्या है तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें ए बी और बी ए अलग अलग हैं। जबकि यहां पर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए का मतलब सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर रिलेशंस के लिए समझने के लिए वी नीड अनदर टाइटल, जिसका नाम है
कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं? तो देखो ये कहता है कि मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट ए कॉमा बी है, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट सी कॉमा डी कॉमा ई दिए हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है बच्चों, वो ए इंटू बी या ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों ये होता क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए आप इस तरीके से बताएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है, हम लोगों को जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सेट ए से सेट बी की ओर हैं उसके बारे में हमें जानकारी देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा आप लोग? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सेट ए जो दिया हुआ है और सेट बी जो आपके सामने गिवन है, मैं पूछूं ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप कहोगे ए क्रॉस बी जो होगा वो ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी और बी कॉमा ई से रिप्रेजेंट होगा। इन द सेम मैनर बी क्रॉस ए बच्चों कितना होगा? तो बी क्रॉस ए होगा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, ई कॉमा ए और ई कॉमा बी। सबसे पहली बात तुमने क्या देखी यहां पर? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन बच्चों ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ए सी और सी ए सेम ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी जो है इज इक्विवेलेंट टू बी क्रॉस ए। ये बात सही है ना? क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तीसरी बात तुमने क्या देखी? तुमने देखा कि एन ए क्रॉस बी कहो या एन बी क्रॉस ए कहो, दोनों का मतलब एन बी क्रॉस एन ए है। एन का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? तो आप कहोगे कि एन ए इंटू एन बी, मतलब ए को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो जितने हैं एलिमेंट, और बी के जितने एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो तुमने क्या कहा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? तो आपने कहा जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए से बी की ओर हैं वो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बताएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, इसके बाद में क्या है? अगर कभी मान लो एक सेट ए है और दूसरा कोई सेट फाइव में तो नल सेट है, तो बच्चों अगर कभी भी ए क्रॉस फाइव निकालना हो, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है कि अगर एक नल सेट दिया हुआ है तो ए क्रॉस फाइव किसके बराबर होगा? तो ए क्रॉस फाइव बच्चों फाइव क्रॉस है और बराबर ये जो हो जाएगा वो फाइव के बराबर होगा। मतलब किसी भी नल सेट से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है बच्चों, तो हमेशा जो हमारा आंसर होगा वो एक नल सेट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी बात है बेटा, अगर मान लो तुमसे कहा कि ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही क्या होंगे? वो इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर कब होगा? तो आप कहोगे कि या तो ए बी के बराबर हो, या ए फाइव हो, या बी फाइव हो। बात समझ में आ गई ना बेटा? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कब हो सकता है? तो आप कहोगे पॉसिबिलिटी तभी है कि जब दोनों या तो बराबर हो या दोनों में से कोई एक नल सेट के बराबर हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ बेटा प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी याद कर लो, जरूरत पड़े ना पड़े लेकिन पता होना चाहिए।
ये कहता है कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने दो सेट है उनका इंटरसेक्शन लिया, उसके बाद में ए से उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो बेटा ये ध्यान कर लो कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है कि भाई अगर ये क्या यूनियन पे भी ऐसा होता है? यस। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी के बारे में बात करी जाए तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। ठीक है। तीसरी बेटा प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी माइनस सी, माने डिफरेंस ऑफ सेट के लिए क्या होगा? तो आप कहोगे एकदम सही बात है कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के ये बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अगर तीन सेट में बात करी जाए कि भाई हमें तीन सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा? बच्चों आपने देखा था कि अगर कभी भी दो सेट का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए से बी या बी से ए, वो उनका कलेक्शन माने सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। ठीक इसी तरीके से बेटा मान लो कि एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा सेट बी दिया है, तीसरा सेट सी दिया हुआ है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या बताएगा? तो आप कहोगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए बी सी के फॉर्म में होगा। ठीक है। कितने बेटा इसमें? फॉर ऑल ए जो है वो कैपिटल ए माने सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, बी बी को, और सी सी को बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए बी सी के जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स हैं उनका सेट जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहलाएगा। और एक बात समझ लो बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इट विल बी सेम एज एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो किसी बच्चे को नहीं है इसमें? अगर कंफ्यूजन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा कि सर मुझे ये डिस्कशन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीख लिया है। नाउ वी कैन कम अवर गेटवे ऑफ कैलकुलस जिसका नाम है रिलेशन। भाई रिलेशंस क्या होते हैं? तो रिलेशंस को डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे रहे हैं आपको। जैसे बच्चों मैं तुमसे कहूं एक सेट ए दिया हुआ है और इसके एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी। आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों? आपसे कहा जा रहा है कि सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं जरा उनको आप यहां पर लिख के दिखाइए। आपने क्या किया देखो, तो आपने लिखा कि सबसेट्स ऑफ ए आर। तो बच्चों क्या कहते हैं? सबसे पहले होता था आपका नल सेट या जिसे एम्प्टी सेट बोलते थे, दूसरा सिंगलटन सेट माने जितने भी पॉसिबल सिंगल एलिमेंट के सेट थे वो, फिर पेयर में ए बी बी सी और ए सी, तीसरा क्या होगा बेटा? आखिरी वाला ए बी सी खुद हो जाता था, ये था ना। तो आपने देखा कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 की पावर n के फॉर्मेट में होते हैं। सहमत कि असहमत? ऑब्वियसली आप लोग सहमत होंगे, सब लोगों को पता होगा, है ना। तो जरा देखो यहां पर कि ये एक नल सेट है और ये आपका सेट ए इटसेल्फ है। ठीक है, तो याद ध्यान आ गया ना। नाउ वी कैन कम ऑन रिलेशंस। बेटा रिलेशन क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि सेट ए जो लिखा है वो ए बी लिखा है और सेट बी लिखा है, मान लो सी लिखा है, तो मैंने कहा भाई ए क्रॉस बी क्या होगा?
तो आपने कहा कि सर ए क्रॉस बी जो होगा वो ए कॉमा सी और बी कॉमा सी होगा। मैंने कहा कि भाई प्लीज फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप क्या कहोगे? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर क्या है भाई? तो आप कहोगे मां साहब सबसे पहले तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ नहीं होगा, माने नल और एम्प्टी सेट, सबसेट। ठीक है, अब सबसेट है ना इसलिए उसको बोल दिया सेट होगा। फिर क्या कहोगे कि मां साहब फिर ए कॉमा सी आएगा, ठीक है, फिर बी कॉमा सी आएगा, फिर कहोगे कि ए कॉमा सी आएगा और बी कॉमा सी आएगा। सहमत हो मेरी बात से? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये इसके 4 सबसेट बने हैं। और बच्चों यही जो सबसेट तुम्हारे सामने बने हुए हैं, ईच सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई रिलेशन क्या है, तो ये मामा मामी नाना नानी चाचा चाची वाली बात नहीं बतानी है। आपको रिलेशन बताना है कि अगर ए क्रॉस बी के हम सबसेट्स बनाएं तो जितने भी सबसेट्स बनेंगे ईच सबसेट विल सेट टू बी अ रिलेशन। बात समझ में आ गई? तो बेटा जो ये तुम्हारे सामने बना हुआ है ये कौन सा है? एम्प्टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं नल और वॉइड रिलेशन। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है बेटा? दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को इसमें? एकदम आसान सी बात है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? क्वेश्चन को क्लियर हो रहा है? तो आप कहोगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर जब नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी बात कर रहे हो आप, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखेंगे। तो बेटा बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? तो आप कहोगे कि P इंटू क्यू के बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? तो आप कहोगे 2 टू द पावर P क्यू। अगर तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 टू द पावर P क्यू माइनस 1 होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? -1 क्यों किया गया? -1 इसलिए किया गया कि जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन था, अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन को उसमें से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से माइनस कर दें तो हमारे सामने नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों हो रहा है इसमें? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी रिलेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डोमेन, इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, अगर कोई मैंने रिलेशन बेटा तुम्हारे सामने, जैसे एक सपोज करो एक सेट ए था, इसमें एक्स वाई जेड लिखे थे, एक सेट बी लिखा है, इसमें पी क्यू आर लिखे हैं। मैंने एक रिलेशन मान लो R1 बनाया, वो बन गया एक्स कॉमा पी, एक्स कॉमा क्यू, वाई कॉमा आर, जेड कॉमा पी। एक मैंने रिलेशन बना दिया। तो मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन ऑफ R1 जो है, इसको बेटा हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ DOM R1, या कई बार इसको हम लोग डी लिखते हैं नीचे R1 लिख दिया। इसका मतलब भी वही हो रहा है कि हम लोग डोमेन ऑफ R1 के बारे में बात कर रहे हैं।
तो डोमेन का मतलब बेटा होता है कि जो पहले पहले एलिमेंट है एक्स, एक्स वाई जेड, तो डोमेन का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, क्योंकि किसी भी सेट को लिखने में हम कभी भी दो एलिमेंट्स अगर सेम है तो उनको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। रेंज क्या हो गया बेटा? रेंज ऑफ R1, इसको हम लोग R ऑफ R1 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका, देखो ये क्या क्या आ रहा है, इसमें P आ रहा है, Q आ रहा है, R आ रहा है, P फिर रिपीट हो गया, तो उसको एक बार जब P Q R क्या होगा? P Q R विल बी इट्स रेंज। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगी भाई कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ R1, तो आप कहोगे कोडोमेन का मतलब जो सेट B है वो कोडोमेन कहलाएगा। तो सेट P क्या, B क्या दिया बेटा? P Q R दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? दूसरी बात आती है कि किसी भी रिलेशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो जैसे बेटा मान लो कि आपने देखा कि इसमें रिलेशन में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को यहां पर जगह देते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। एक तो पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। बेटा रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन है जैसे उसको सिंपली ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, ए बी लिख दिया, ए सी लिख दिया, ऐसे लिख दिया जाता है। जो पहले आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। बच्चों दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो आप कहोगे सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं बेटा? इसमें लिख देते हैं आर, सीधे एक्स वाई लिख दिया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। मान लो सेट ए दिया हुआ है और इसमें 2 3 4 दिया है, सेट बी दिया है 1 5 7 दिया हुआ है, और अगर कुछ और प्रॉपर्टी दी हुई है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई x प्लस वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ए और बी से उन्हीं एलिमेंट को छांटेंगे जिनका जोड़ जो है वो 5 या 5 से कम हो। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट लिख के देना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? तो आपने क्या लिखा भाई 2,1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का जोड़ जो है वो 5 से छोटा है। लेकिन 2,5 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसे 2,5 लिखेंगे तो 2,5 हो गया 7, ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तीसरा कितना होगा? 3,1 लिख दिया। 3,5 3,7 नहीं लिख सकते। फिर 4,1। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बच्चों है क्या? नहीं है। तो 3 एलिमेंट आ गए, 2,1 3,1 और 4,1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा इसमें? एक तरीका और भी होता है जिसमें हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशन को दिखा देते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हमारे सामने है, वो भी जरा देख लीजिए। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को यहां पे लिख दिया था। मान लो ये सेट आपका ए है, ये सेट बी है। जैसा ऊपर में एग्जांपल को ले ले रहा हूं, 2 3 4 है और 1 5 7 है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, इसमें क्या होता है आप जरा देखिए, पहला क्या लिखा, 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो भाई 2 को 1 से जोड़ दो। 3 जो है वो भी 1 से जुड़ा हुआ है, 3 1 जोड़ दो। 4 भी 1 से जुड़ा हुआ है, 4 को भी 1 से जोड़ दो। तो इसको आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? समझ में आ रही बात? तो ये रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि रिलेशंस क्या होते हैं और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ दी फंक्शन। तो एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, एक रिलेशन डिस्क्राइब हो रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। एक रिलेशन डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है?
x प्लस 1 और 2x+3 से, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बताओ। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करोगे। तो बेटा ऐसी प्रॉब्लम के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए इस रेंज जो रिलेशन दिया हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। बेटा पहली वैल्यू एक्स कितनी है 1, तो पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 + 1 2, 2 और 3 5। तो रिलेशन का पहला एलिमेंट 2,5 हो गया। बेटा दूसरा एलिमेंट कितना होगा, एक्स रखोगे 2, तो 2 और 1 3, 2 2 दा 4 और 3 7। तीसरा रखोगे 3 और 1 4, 3 दूनी 6 3 9, और फिर रखोगे 4, 4 और 1 5, और 4 दूनी 8 और 9 10 11, 5,11। तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर, तो आप कहोगे मां साहब 2 3 4 और 5। व्हाट इज द रेंज ऑफ आर, तो आप कहोगे 5 7 9 और 11। आपको समझ में आ गई बात बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक रिलेशन आर दिया हुआ है, क्या दिया है, वो x, y दिया है, सच दैट y बराबर x प्लस 6/x। x की वैल्यू 6 से छोटी है, साथ ही साथ x कोई नेचुरल नंबर है। आपसे कहा जा रहा है इस रिलेशन की डोमेन और रेंज आपको डिस्क्राइब करनी है। कैसे किया जाए भाई डिस्क्राइब, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहां पर बच्चों वो x की वैल्यू रखनी है कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हो। बेटा यहां पे कॉमा लगा के x y दोनों नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि अगर हम लोग x बराबर 1 रख दें तो हम यहां पर x को वही रख सकते हैं जो कि 6 का फैक्टर हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि जो नंबर हमें y मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। x बराबर 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। लेकिन 6 लिया नहीं जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि x की वैल्यू 6 से छोटी है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 एंड 3 ओनली। तो बेटे x बराबर 2 रखो, जैसे 2 रखा तो कितना आ जाएगा 2 + 3, y बराबर आ जाएगा 5, और x बराबर 3 रखने पर 3 और 2 5 आ जाएगा। तो भाई डोमेन क्या हो गया इसका, पहले अब रिलेशन को आर को लिख दें। तो रिलेशन आर कितना हो जाएगा 1,7 2,5 3,5। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर, तो आप कहोगे ओनली 1 2 3 कैन बी गिवन एज द इनपुट। तो देयरफॉर डोमेन इज 1 2 एंड 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा व्हाट इज द रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर जो होगी वो 5,7 होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें, समझ में आ गई बात। तो हम लोग यहां पर बात को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि बेटा की रिलेशन क्या है और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देख के आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है
और इसमें एक कर्व बना हुआ है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा और रेडियस जो होगी वो इस वैल्यू का अंडर रूट होगी, माने 4। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे तो कहोगे 4,0, ये होगा -4,0, ये होगा 0,4 और 0,-4। तो देखो बेटा, अब मैं तुमसे पूछूं इस ग्राफ को देख के इस रिलेशन, क्योंकि बेटा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रिलेशन भी हो सकता है और आगे मैं पढ़ाऊंगा ये फंक्शन भी हो सकता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी इस ग्राफ को देख के मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज, तो बच्चों आज ये जान लो कि डोमेन का मतलब होता है कि जो कर्व है वो एक्स वैल्यूज पर कितना फैल रहा है, कहां तक फैल रहा है, उनका कलेक्शन कहलाता है डोमेन। और रेंज जो होता है वो वाई वैल्यूज का प्रसार होता है कि वाई कहां से कहां तक फैल रहा है और एक्स कहां से कहां तक फैल रहा है। तो बताएंगे कि जहां तक एक्स फैल रहा है वो डोमेन हो जाएगा और जहां तक वाई फैल रहा है वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो इस ग्राफ से देखो कि अगर हम लोग यहां पर देखें ग्राफ, तो इस पॉइंट से कर्व फैलना स्टार्ट कर रहा है और कहां तक जा रहा है, ये देखो, ये यहां से यहां तक जा रहा है। तो डोमेन बेटा कितना हो गया, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज -4 से लेकर +4 तक की जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उनका कलेक्शन। और बेटा ये जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं कि ये इंटरवल लिखा हुआ है। रियल नंबर के सबसेट्स जो होते हैं बच्चों हमेशा इंटरवल में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 है। तो ये जो इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन बेटा होता है वो इस तरीके लिखा जाएगा। और रेंज क्या होती है, तो आप देखो रेंज ऑफ रिलेशन क्या है, कर्व यहां से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी बेटे, -4, और यहां पे y की वैल्यू +4, बीच में कहीं भी गैप्स नहीं है। तो रेंज इज आल्सो फ्रॉम -4 टू +4। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ रिलेशन। समझ में आ गई बात ना आप लोगों को? तो अगर समझ में आ गया है तो बच्चों हम लोग अब अपने मुख्य टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस, बच्चों इस पर हम स्विच करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शंस का मतलब क्या है और दूसरा ये रिलेशन से कैसे डिफरेंट है और बहुत कुछ। तो जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं कि एक मैं आपके सामने कर्व बनाने जा रहा हूं, एरो डायग्राम से मैं कुछ रिलेशंस को डिस्क्राइब कर रहा हूं। बेटा ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेम सेट के लिए हम कुछ रिलेशंस जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज करिए सेट ए में 1 2 3 4, इसमें ए बी सी और डी लिखे हैं। इसमें 1 2 3 4
ABCD लिखे हैं, 1 2 3 4, और इसमें ABCD लिखे हैं। बेटा हम लोग आपके सामने क्या करने जा रहे हैं कि कुछ रिलेशन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई 1 जो है वो A से जुड़ा है, 1 B से जुड़ा हुआ है, 1 C से जुड़ा हुआ है, 3 C से जुड़ा हुआ है, 4 D से जुड़ा हुआ है, और 2 D से जुड़ा है, और 2 A से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक केस ये बना, ये इनके बीच में कनेक्शन है। फिर बेटा इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया 1 जो है A से जुड़ा, 2 B से जुड़ा, 3 B से जुड़ा। इसमें क्या हो रहा है कि 1 जो है वो C से जुड़ा हुआ है, 2 A से जुड़ा हुआ है, 3 B से जुड़ा हुआ है, और 4 D से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 4 ग्राफ आपके सामने एरो डायग्राम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन तीनों डायग्राम में देखो बेटा, ये तीनों ही रिलेशंस के डायग्राम हैं, जिसमें सेट ए जो लिखा है बेटा, सेट ए 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है वो ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों ही रिलेशंस के एरो डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो एक मैं यहां और बना दूं, 1 जो है वो D से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, देखो बेटा हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने तीनों एरो डायग्राम्स को देखो और बताओ कि इसमें क्या कनेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बेटा यहां पर जो 1 है वो A से भी जुड़ा हुआ है, B से भी जुड़ा हुआ, C से भी जुड़ा हुआ है, 2A और D से जुड़ा हुआ है, मतलब एक एलिमेंट कई लोगों से इसका कनेक्शन है। दूसरे इसमें देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि 1 के 2 कनेक्शन है, साथ ही साथ 4 बेचारा ऐसा है जिसका कोई भी साथी सेट बी में नहीं है। जरा इस तीसरे डायग्राम को देखो, इसमें क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो 1 जो है वो C से जुड़ा हुआ है, 2 9 से जुड़ा हुआ है, 3 B से जुड़ा हुआ है, और 4 D से जुड़ा हुआ है। सबका साथी है ना। साथ ही साथ कोई भी एलिमेंट ऐसा सेट ए में नहीं है जो एक से ज्यादा से लोगों से जुड़ा हो, और दूसरी बात है सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा भी नहीं है जिसका कोई साथी सेट बी में ना हो। तो इस तरीके का जो बेटा तुम्हारे सामने जो रिलेशन बना हुआ है आपके सामने, जिसमें पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई भी एलिमेंट खाली ना हो और उसकी एक से ज्यादा लोगों से जुड़ाव ना हो, तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस रिलेशन को बच्चों हम लोग आज और अभी से एक नया नाम दे रहे हैं, इसका नाम है फंक्शन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई फंक्शन क्या है। तो फंक्शन कहोगे, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, और दूसरा दूसरे सेट में ऐसा ना हो कि कई एलिमेंट से वो जुड़ा हो, पहले सेट के एलिमेंट। और दूसरी खास बात यह है कि ये जो रिलेशन बन के आएगा उसका नाम हम लोग आज से फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो बेटा यहां से जब सेट ए से जो एलिमेंट निकला हुआ है और सेट बी पे जा रहा है, तो 1 से सी मिल रहा है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि जो 1 से सी मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ 1। तो कहोगे इमेज ऑफ 1 जो है वो सी के बराबर है। तो बेटा 1 क्या है?
तो कहेंगे प्री इमेज ऑफ सी जो है वो 1 है। ठीक है ना। तो जो जुड़ाव होता है बेटा, एक को बोलते हैं ए से बी की ओर अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, मतलब स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो पहले सेट से दूसरे सेट का जो जुड़ाव होगा वो कहलाएगा उसकी इमेज, और दूसरा सेट जिससे पहले जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी प्री इमेज। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि यहां पर ये जो डी लिखा हुआ था, सपोज करो मैं इसको जोड़ देता, इसी से जोड़ देता, तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्री इमेज ऑफ सी क्या है, तो आप कहोगे प्री इमेज ऑफ सी इज 1,9। बात समझ में आ गई। मतलब सी जो है इसकी दो प्री इमेजेस हैं। तो बच्चों एक बात समझ लो कि किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक प्री इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती है अगर उस रिलेशन को फंक्शन बनना है। तो बेटा फंक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि आपके विद्यालय में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन। देखो बेटा, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि देखो अगर तुम्हारे सामने मैं एक दो बॉक्स बना रहा हूं, एक ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया। ठीक है। यहां पर ये बेटा यहां पर टीचर्स हैं और यहां पर स्टूडेंट हैं। जैसे मैं तुझसे कहूं कि कोई स्टूडेंट ए है, क्लास में बैठा हुआ है, और उसी क्लास में ये एक मान लो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर चार टीचर आ जाएं, यहां फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, यहां मैथ पढ़ाना शुरू कर दें, यहां केमिस्ट्री और यहां पर इंग्लिश। मतलब ए जो है वो पी से भी पढ़ने लगे, क्यू से पढ़ने लगे, आर से पढ़ने लगे, एस से पढ़ने लगे, तो क्या पढ़ाई समझ में आ पाएगी उसको? नहीं आ पाएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर इस तरीके का अटैचमेंट है तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में विद्यालय में कनेक्शन। अब जरा देखो इसका उल्टा जरा देख लेते हैं। देखो बेटा कई स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये फिजिक्स वाले टीचर से पढ़ रहा है, बी भी फिजिक्स वाले से पढ़ रहा है, सी भी पढ़ रहा है, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, कई स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो अगर किसी स्कूल में डी और ई ये दो बच्चे बैठे खाली, तो आप क्या उस स्कूल को अच्छा मानोगे? आप सोचते हो कि भाई जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आए उसका लर्निंग कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, तो देखो भाई ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मान लो ये जुड़ गया भाई, ये इनसे पढ़ने लगे, ये दूसरे टीचर से पढ़ने लगे, अब भी ठीक चल रहा है ना। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा इट विल सेट टू बी दी फंक्शन। तो जो पहला बेटा सेट बना हुआ है जो आपस में जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए बी सी डी और ई। व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ विल बी पी क्यू आर। एंड व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ एफ, तो आप कहोगे पी क्यू आर एस टी। देखो बेटा टीचर्स जो है पढ़ाने के बाद में स्टाफ रूम में खाली बैठ सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्टूडेंट्स को आराम नहीं मिलता है, स्टूडेंट को जरूर एंगेज रहना पड़ता है। तो इस वजह से स्टूडेंट खाली नहीं हो सकते, बट टीचर कैन बी टेक रेस्ट। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बच्चों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन को हम एक तरीके से एक मशीन मॉडल की तरह भी समझ सकते हैं। मशीन मॉडल क्या होगा बेटा, कि मैं यहां पर
एक ये मशीन बना दे रहा हूं। ये बढ़िया मशीन बन गई और यहां से इसका एक ये इनपुट वाला है और इससे आपको क्या मिल रहा है, बाहर आउटपुट मिल रहा है। तो यहां पर बेटा हमने क्या किया कि ये मशीन जो है फंक्शन मशीन, तो फंक्शन मशीन क्या कर रही है, इसमें मान लो हम कुछ स्फेयर डाल रहे हैं और इससे हमको क्या मिल रहे हैं, हम लोगों को क्यूब मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर जैसे मान लो एक इतना बड़ा हम गोला रख देते, इतना बड़ा, तो देखो ये स्फेयर इसमें जाने पॉसिबल नहीं है। जाएंगे कौन कौन, ये जाएंगे, देखो ये जो जा पाएंगे, तो जो इसमें इस इनपुट बॉक्स में फिट हो पाएंगे वही तो अंदर जा पाएंगे। तो जो फिट हो जाएं और अंदर चले जाएं वो कहलाएंगे डोमेन, और फिट होके जो बाहर निकल के आ जाएं, एग्जैक्टली बाहर निकल के आ जाएं, एक्चुअल में बाहर निकल के आ जाएं, वो रेंज हो जाएंगे। और पॉसिबिलिटी बेटा बहुत सारी है, जैसे मान लो इसमें क्यूब निकल रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कोन निकल आता, सिलेंडर बना देता, तो ये पॉसिबिलिटी थी। तो जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो कहलाएंगी आपकी कोडोमेन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, एकदम क्लियर होगी बात। तो किसी भी फंक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे अब इस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखो बेटे नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी फंक्शन नोटेशन। बेटा फंक्शन नोटेशन क्या होता है इस पर बात करेंगे। फंक्शन नोटेशन जो बेसिकली हम लोग जो पॉपुलर नोटेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 इस फॉर्म में, या एफ एक्स बराबर साइन एक्स, या एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते हैं। कई बार इसको हम लोग y बराबर एफ एक्स भी लिख देते हैं इससे, है ना। तो यहां पर जो x है वो क्या है बेटा, वो इनपुट्स हैं, मतलब जो x जितने भी हम इसमें x देंगे उससे हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो x हो गया इनपुट, मतलब हो गया डोमेन, जो और डोमेन क्या होंगे, हम इसमें वही वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमको आउटपुट मिले। हम इसमें कोई भी ऐसा इनपुट नहीं रखेंगे बच्चों जिससे हमें आउटपुट ना मिले। और y जो है तो इनपुट रखने पर जो एक्चुअल में y मिलेंगे वो कहलाएंगी उनकी रेंज। तो x क्या है बेटा, मैं तुमसे कहूं कि x को क्या बोलेंगे, तो x इज द प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, या जिसे बोल सकते हैं प्री इमेज ऑफ y। और बेटा y क्या है, तो y इज द इमेज ऑफ x। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, समझ में आ गई। तो बेटा क्या करते हैं, कई बार इसको लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं f सच दैट x टू y एफ एक्स बराबर x+1। तो देखो बेटा यहां पे जो x लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है डोमेन के बारे में, और जो y लिखा है बच्चों ये हमें बता रहा है को डोमेन के बारे में। समझ में आ गया। तो इन जनरल किसी भी फंक्शन को हम लोग इसी तरीके से नोट करते हैं कि किस सेट से किस सेट पे डिफाइन हो रहा है और उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो बेटा एक हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ को देख के हाउ कैन यू से कि दिस विल रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन और इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन। तुम्हें पता है बेटा कि जितने भी रिलेशंस होते हैं वो फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो देखो बेटा मान लो तुम्हारे सामने एक ग्राफ ये बना हुआ है, ये मान लो ग्राफ बन गया तुम्हारा। मैं तुमसे पूछूं कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है, तो आप कहोगे मां साहब ये ग्राफ एक फंक्शन का नहीं है। क्यों नहीं है, देखो रीजन क्या है बेटा। जैसे मैं इस पर एक
लाइन ड्रॉ कर दूं, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है जरा देखो, मैंने कहा ये पॉइंट जो है बेटा वो अल्फा कॉमा बीटा है, और क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो ये अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाएगा। मानते नहीं मानते हो? तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि इनपुट होता है एक्स, तो इससे हमें कितने आउटपुट मिल रहे हैं, एक बीटा मिल रहा है, दूसरा माइनस बीटा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? और बेटा ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी हम लोगों को दो आउटपुट मिलने लगते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो ग्राफ दिया हुआ है या जो रिलेशन दिया है वो फंक्शन नहीं है। तो ये बेटा फंक्शन नहीं है। तो हम लोगों ने ग्राफिकली कैसे जाना, हम लोगों ने जाना कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ if it intersect the curve at more than one point, graph of the given graph will be the graph of relation, not a graph of function. ओके? और अगर बेटा मान लो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो एक ग्राफ ऑफ फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने बनाऊं, एक मैं फिगर बना के जा रहा हूं, जरा देखो बेटा, ये मैंने बनाया, ये बना दिया, और फटाफट मैंने एक कर्व ये बना दिया। अब जरा देखो, अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहीं भी बेटा वो कर्व को, ये लाइन सीधी है बेटा, टेढ़ी मत समझना, इसको भावनाओं को समझिएगा। ये देखिए, इसको मैं सीधी कर देना, वरना कहोगे सर टेढ़ी लाइन खींच दी थी आपने तो। तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग। ये देखो हो गया। अब देखो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है कर्व को, इसने सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया है। देखो एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, फंक्शन ग्राफ है। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? एकदम बढ़िया समझ में आ गया है? तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो के बाद में आपके कमेंट रिक्वायर्ड हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा क्लास लगी है। दूसरी बात है कि जो बेटा टेस्ट लिखा हुआ है, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसके हिसाब से वी कैन डिसाइड आई एम सॉरी कि ये ग्राफ जो है, गिवन ग्राफ एक फंक्शनल ग्राफ है कि नहीं है। कल बच्चों नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएटिंग फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शन को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इतने पेशेंस पूर्वक क्लास को अटेंड किया। कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो इससे थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती है। आप लोग जरूर लिखिए आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।